Hello everyone. Today we are here to continue our chapter 1 from class 12th English Vistas book, and the title of the chapter is The Third Level, written by Jack Finney. So student, first part में we have already read about the Charlie, the narrator of this chapter, कि किस तरह से वो थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल के अनजाने में ही थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है और वहाँ पर वो रियलाइज़ करता है कि बहुत सारी चीज़ें पुराने ज़माने की हैं. देन ही गॉट टू नो दैट ही वॉज इन 1894 के आसपास के टाइम पे वो वहाँ पर पहुँच गया है. तो लेट्स कंटिन्यू, आगे पढ़ते हैं क्या है इसमें. अब अपने आप को और ज़्यादा कंफर्म करने के लिए क्या किया उसने, टू मेक श्योर होने के लिए आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय. मैं एक न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के की तरफ गया. एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट. और उसके पैरों के पास जो न्यूज़पेपर का ढेर रखा हुआ था, मैंने उसकी तरफ देखा. इट वॉज द वर्ल्ड. ये कौन सा न्यूज़पेपर था? द वर्ल्ड करके एक न्यूज़पेपर आता था उस टाइम पे, कह रहे हैं वो न्यूज़पेपर था. एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स. अब नैरेटर बताता है कि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर तो बहुत सालों से पब्लिश ही नहीं हो रहा. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. और जो उसके ऊपर जो फ्रंट पेज पे जो था लीड स्टोरी थी, जो मेन हेडलाइंस थी, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में था, जो कि उस टाइम पे हुआ करता था. आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स. अब वो कहते हैं कि इस तरह के जो फ्रंट पेज होते थे, ये नैरेटर बता रहा है आजकल, मतलब अभी की 1950 में, वो कहते हैं मैंने पब्लिक लाइब्रेरीज़ में ऐसा फाइल्स में देखा है. ऐसा फ्रंट पेज, ऐसी हेडलाइंस अब नहीं आती है. तो उस टाइम के कह रहे कि ये तो लॉन्ग बैक हुआ करता था. एंड इट वॉज प्रिंटेड June 11, 1894. और उस न्यूज़पेपर पे क्या डेट लिखी हुई थी? 11 जून 1894. आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज़. अब मैं टिकट विंडो की तरफ मुड़ा. मैं जानता था, नोइंग दैट हेयर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वेयर वी वांटेड टू गो. अब वो कहते हैं कि अब उसे ये पता था कि यहाँ ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर मैं अपने लिए, मतलब लुइजा अपनी वाइफ की बात कर रहा है, और मेरे लिए कहीं पर भी जाने की टिकट ले सकता हूँ. कहीं पर भी मतलब यूनाइटेड स्टेट में कहीं पर भी जाने की टिकट ले सकता हूँ. मतलब एट दैट टाइम, मतलब 1950 में जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था, वहाँ पर लोकल ट्रेन्स ज़्यादा मिलती थी, राइट. अब ये जो लेटर लिखा हुआ है, ये बात कर रहा है 1894 की. तो कहते हैं उस टाइम पे 1800 का जो टाइम था, वहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर यूनाइटेड स्टेट के लिए आपको हर स्टेट की टिकट मिल जाया करती थी. हर स्टेट पर जो ट्रेन वहाँ से जाया करती थी, लेकिन अब नहीं जाती थी जिस समय राइटर प्रेजेंट में था. तो कहते हैं अब इन ईयर 1894 अब तो मैं कहीं पर भी जाने की टिकट ले सकता था. तो इसलिए राइटर वहाँ पर टिकट विंडो पर गया. एंड आई वॉन्टेड टू टिकट टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस. अब नरेटर क्या बता रहा है कि मैं चाहता था यूनाइटेड स्टेट में, मतलब जो गेल्सबर्ग जगह है इलिनॉइस, वहाँ पर जाने की मैं 2 टिकट लेना चाहता था. ठीक है. अब वहीं पर क्यों जाना चाहता था, देखिए पता चलेगा आगे. हैव यू एवर बीन देयर. अब यहाँ पर नरेटर हमसे पूछ रहे क्या आप लोग कभी वहाँ गए हो. इट्स अ वंडरफुल टाउन प्लेस. ये बहुत ही अच्छी जगह, बहुत अच्छा शहर है. विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज. वहाँ पर बड़े बड़े, अभी भी ऐसे बड़े बड़े घर बने हुए हैं. ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स हैं, पार्क बने हुए हैं. एंड ट्रिमेंडस ट्रीज. और बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज़ हैं. हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड. जो हमारे सिर के ऊपर, मतलब दोनों तरफ से जो बड़े बड़े पेड़ आते हैं, तो मतलब उनकी शेड हमारे ऊपर पड़ जाती है, छाया पड़ जाती है. एंड रूफ द स्ट्रीट्स. और गलियाँ जो है छतों, मतलब जो गलियों में जो छतें हैं वो सब दिखाई देती हैं. एंड इन 1894, अब राइटर यहाँ पे बोल रहा है 1894 में, तो क्योंकि अब वहाँ पर जहाँ पर वो खड़ा था वो तो 1894 का टाइम था. तो कह रहा है अभी अगर इतना अच्छा है तो सोचो 1894 में तो क्या होता होगा. समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग. आज के कंपैरिजन में उस टाइम पे गर्मियों की जो शाम होती थी और भी ज़्यादा डबल हुआ करती थी. एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स. और लोग जो है अपने घरों के बाहर लॉन में बैठा करते थे. द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली. जो लोग हैं आसपास के जो आदमी लोग हैं, वो सब बैठ के सिगार पिया करते थे और आराम से बातें करते थे. द वुमेन वेविंग पाम लीव्स फैन विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन ए पीसफुल वर्ल्ड.
और विमेन क्या किया करती थी, पाम लीव्स, फ़ैन कौन से होते हैं, हैंड फैंस जो होते हैं पाम लीव्स के बने होते हैं, तो उनको हिलाती रहती थी, मतलब उनसे हवा कर रही होती थी, क्योंकि उस टाइम पे लाइट्स वगैरह नहीं होती थी इतनी, तो कहते हैं कि वो हैंड फैन से पाम लीव के जो बने होते थे उनको हिला के हवा कर रही होती थी। और फायर फ्लाइज, इतनी शांति भरे माहौल में फायर फ्लाइज उड़ा करती थी, जुगनू को फायर फ्लाइज बोलते हैं। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, कहते हैं अगर उस टाइम की बात करें, पीछे अगर हम जाते हैं, तो वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1940 में, 14 में हुआ था। अब ये कौन सा ईयर है, 1894। तो कहते हैं अभी 20 साल बच रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में, तो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ज़्यादा मतलब मॉडर्नाइजेशन आ गया था, और बहुत ज़्यादा जो था ये जो शांति वाला माहौल था ख़त्म हो गया था। तो कहते हैं ये तो वर्ल्ड वॉर के भी 20 साल पहले की बात है, अभी वर्ल्ड वॉर होने में भी 20 साल थे। एंड वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 ईयर्स इन फ्यूचर, और वर्ल्ड वॉर जो फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 2 होना था वो तो 40 ईयर्स बाद होएगा, मतलब इस टाइम से। आई वॉन्टेड 2 टिकट फॉर दैट, तो कहता है मुझे वहाँ पे जाने के लिए 2 टिकट चाहिए थी। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, अब वहाँ पर जो टिकट विंडो पे जो क्लर्क बैठा था उसने फेयर जो किराया है उसको गिना। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, उसने मेरे जो आजकल की जो फैंसी बैंड हैट पहनी हुई थी उस पर जो बैंड लगा हुआ था उसको देखा। ही फिगर्ड द फेयर, फिर उसने किराया गिना। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, अब उसे पता था कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, अगर एक तरफ जाने के मैं टिकट के 2 टिकट लूँ तो उसके लिए मेरे पास इनफ पैसे हैं। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, अब नरेटर बोल रहा है कि जब मैंने अपने पैसे गिने और ऊपर की तरफ देखा, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, क्लर्क जो है वो मुझे घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, बिल्स मतलब नोट, जो उसने नोट दिए, कहते उसने सिर हिला के नोट की तरफ देखा और मुझसे बोला दैट आर नॉट मनी मिस्टर, वो कहते ये पैसे नहीं है मिस्टर, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार, और वो कहता है अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे स्किन मी का मतलब होता है किसी से पैसे ऐड के, मतलब उसको पागल बना के पैसे ले लेना। तो कहता है अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे उल्लू बना दोगे, पैसे मुझसे पैसे लूट लोगे, तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, मतलब तुम बचोगे नहीं। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसके पास में जो कैश ड्रॉर था उसने उसकी तरफ देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, अब नरेटर को याद आता है अरे हाँ यहाँ पर तो पैसे भी पुराने नोटों की तो स्टाइल में होंगे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ अ डेज, कहते उस टाइम के पैसे तो जो आजकल के पैसे हैं उससे भी समझ लो कि वन हाफ अगेन एज बिग, मतलब एक नोट का उससे भी आधा ज़्यादा, मतलब 1.5 टाइम ज़्यादा जो होगा आजकल के टाइम से होगा। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग दूसरी तरह का दिख रहा होगा। आई टर्नड अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं मुड़ा और बहुत तेज़ भागा। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, अब क्योंकि नरेटर को लग रहा था कि भाई वो कहीं मुझे पकड़ ना ले और कहीं मुझे जेल वेल में ना डलवा दे, तो वो कहता है कि चाहे कैसी भी हो जेल तो उस टाइम के भी अच्छे नहीं होंगे, 1894 में भी जेलों में तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। एंड दैट वॉज दैट, और वो कहता है अब बस वही था। अब यहाँ पर नरेटर ने हमें अपना एक्सपीरियंस बता दिया 3rd लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, ठीक है। आगे देखते हैं। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैंने जिस रास्ते से मैं गया था मैं उसी रास्ते से वापस आ गया। आई सपोज, मुझे ऐसा ही लगता है, नरेटर यहाँ पे क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन लंच आवर्स में आई ड्यू $300 आउट ऑफ द बैंक, कहते मैंने बैंक से जो लंच टाइम था बैंक से $300 थे बैंक से निकलवाए। नियरली ऑल वी हैड, लगभग जितने पैसे हमारे पास थे हमने वो निकलवा लिए थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, अब देखिए वो कहता है कि मैंने वो पैसे निकलवा लिए और उसकी जगह मैंने क्या किया, ओल्ड स्टाइल की करेंसी जो थी वो खरीद ली। अब ये चीज़ जो है राइटर का जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसे परेशान कर देने वाली बात थी जब राइटर ने उसे ये बताया। तो अब वो क्या कहते हैं, यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन्स डीलर, अब राइटर बता रहे हैं कि आप ओल्ड करेंसी जो है किसी भी कॉइन डीलर से आसानी से ले सकते हो, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। बाकी ओल्ड स्टाइल की जो करेंसी है वो इजीली कहीं भी मिल सकती है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स,
कहते जो मेरे $300 थे वो मुझे 200 से भी कम पुराने टाइम के नोटों में मिले, मतलब अब के $300 और उस टाइम के 200 से भी कम अमाउंट उसे मिला। बट आई डिड नॉट केयर, अब कहते लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। एक्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। अब नैरेटर यहाँ पे क्लियर कर रहा है, बोल रहा है कि 1894 में जो एग्स आते थे वो भी 13 सेंट्स के एक डज़न आ जाया करते थे, मतलब उस टाइम पे जो थे बहुत ही चीज़ें सस्ती मिला करती। तो $200 उस टाइम के लिए उसके पास इनफ थे, कहते ये तो बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पे तो 13 सेंट में एक डज़न एग आ जाया करते थे। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. अब क्योंकि नरेटर ने सारी तैयारी कर ली थी 1894 में जाने की, तो कहते लेकिन उसके बाद मुझे कभी भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वो कॉरिडोर नहीं मिला जो थर्ड लेवल पे जाता था, और हालांकि मैंने उसे बहुत ज़्यादा ढूंढा। लुइजा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। अब उसकी वाइफ जो लुइजा है कहते वो बहुत ज़्यादा परेशान थी जब मैंने उसे बताता था कि मैं ये जो है थर्ड लेवल ढूंढ रहा हूँ, एंड डिड नॉट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो चाहती थी कि मैं दोबारा थर्ड लेवल को ना ढूंढूँ। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, और कहते कुछ देर टाइम बाद मैंने भी छोड़ दिया उसको ढूंढना। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं वापस से अपनी स्टैम्प कलेक्शन जो राइटर करता था उसी की तरफ रहा। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। अब नरेटर यहाँ पे देखो बोल रहा है कि अब, क्योंकि उसकी वाइफ लुइजा मना करती थी कि थर्ड लेवल कुछ नहीं है, मत ढूंढो उसे, अब यहाँ पर नरेटर बता रहा है अब मैं और मेरी वाइफ हम दोनों मिलकर जो है उसको ढूंढा करते थे, हर एक वीकेंड पे हम थर्ड लेवल ढूंढा करते थे, बिकॉज नाउ वी हैव द प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब हम दोनों को यकीन है कि वहाँ पर थर्ड लेवल जो है एग्जिस्ट करता है। माई फ्रेंड सेम वेनर डिसअपियर्ड। अब वो आगे क्या कह रहा है कि उसका एक फ्रेंड था सेम वेनर जो कि गायब हो गया। अभी तक देखिए इस चैप्टर में नरेटर आया है, उसकी वाइफ लुइजा के बारे में आया है, और उसका एक जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो। अब ये सेम वेनर सैम वेनर कौन है ये अभी पता चलेगा, देखते हैं। नोबडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता था वो कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, कहते लेकिन मुझे थोड़ा बहुत शक था, बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो था एक सिटी बॉय था, मतलब शहर में ही वो पला बड़ा था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। अब कहते हैं राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं उसे बताया करता था गेल्सबर्ग के बारे में। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ पर स्कूल में जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा कहा करता था कि तुम्हारी बातों से उनके मतलब मुझे ये जगह अच्छी लगती है। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और ये ही वो जगह है जहाँ पर वो अभी है इन 1894 में। अब देखिए गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था नरेटर, ये यहाँ पर क्लियर हो गई बात, क्योंकि राइटर ने अपना चाइल्डहुड वहाँ पे स्पेंड किया था, उस टाइम पे उसकी स्कूलिंग वहाँ पर थी, मे बी उसके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ रहते होंगे और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वहाँ रहता होगा, और वो जगह जो थी वो टाउन से थोड़ी आगे गांव में जाके थी, तो गांव का एरिया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी। तो इसीलिए जो राइटर है अभी की लाइफ से परेशान है, राइट, तो इसलिए वो सोच रहा है कि मतलब वो गेल्सबर्ग दोबारा से उस जगह पे जाना चाहता है। अब नरेटर ने ये भी क्लियर कर दिया कि उसका जो फ्रेंड है वो भी शायद वहीं पर होगा, क्योंकि उसे भी वो जगह अच्छी लगा करती थी, क्योंकि वो शुरू से सिटी में रहा है, तो उसे वो गांव की बातें अच्छी लगती थी, अट्रैक्ट करती थी। और वो इस समय कौन से ईयर में है, 1894 में। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। अब देखिए नरेटर क्लियर कर रहा है, आगे बात बता रहा है, क्योंकि एक रात को जब मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन में फसिंग कर रहा था, मतलब ऐसे ही देख रहा था, चीज़ें देख रहा था, आई फाउंड वेल, कहते मैंने देखा, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट कवर डे इज। अब देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग में आया था ना कि नरेटर के ग्रैंडफादर को स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक था, और वो ब्लॉक्स 4 का ब्लॉक्स लेते थे और फर्स्ट डे कवर लेते थे। ब्लॉक्स 4 क्या था, मैंने आपको बताया एक पैकेट में 4 स्टैम्प्स होती है, राइट। अब फर्स्ट डे कवर क्या था वो अब क्लियर होगा यहाँ पर कि वो फर्स्ट डे कहता है। आपको पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब एक नई स्टैम्प इशू होती है, मतलब जो रेलवे रोड वाले जो गवर्नमेंट है नई स्टैम्प इशू करती है। स्टैम्प कलेक्टेड बाय सम, अब जिन लोगों को स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक होता है वो क्या करते थे, वो कुछ उसी दिन खरीद लेते थे, मतलब जिस दिन स्टैम्प इशू होती थी नई स्टैम्प उसी दिन वो खरीद लेते थे।
and use them to mail envelope to themselves on the very first day of the sale. और वो क्या करते थे, उस स्टैम्प को उसी दिन क्या करते थे, एक एनवलप लेते थे, उसमें उस स्टैम्प को लगाते थे और अपने ही आप को वो क्या करते थे, मेल कर देते थे. एंड द पोस्ट मार्क्स प्रूव द डेट. और जो पोस्ट मार्क जब हम स्टैम्प कोई लेटर जाता है एनवलप में जाता है तो क्या होता है, यूजुअली सबसे पहले उस पर पोस्ट मार्क लगाया जाता है, स्टैम्प लगाई जाती है. तो वो जो स्टैम्प लगती है उसमें डेट होती है कि मतलब किस दिन ये लेटर जो है डिस्पैच हो रहा है, किस दिन ये लेटर एनवलप वहाँ पर आया है. तो अब वो उस पर जो वो पोस्ट मार्क लगता है वो प्रूफ हो जाता है कि ये इस डेट को जो ये स्टैम्प खरीदी गई है. दैट्स मीन अगर कोई स्टैम्प है जिस दिन इशू हुई है, ठीक है, आपने वो खरीद ली, आप बोलोगे कि ये स्टैम्प जो जिस दिन इशू हुई थी मैंने उसी दिन खरीदी थी. अब मैं कैसे यकीन मान लूँ कि ये उसी दिन खरीदी थी. तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते थे, जिनको स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक होता है, वो लोग क्या करते थे, अपने वो एक एनवलप लेते थे और उसके ऊपर पेस्ट कर देते थे उस स्टैम्प को. उससे क्या होता था, वो मेल आता था उनके पास और वो जो डेट लगाते थे, वो जो स्टैम्प लगाते थे, उस डेट की स्टैम्प लग जाती थी. तो प्रूफ हो जाता था कि हाँ ये उसी डेट की पोस्ट वो स्टैम्प लगी हुई है जिस डेट पर ये स्टैम्प इशू हुई थी. सो दैट एनवलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर. तो वो जो एनवलप होता था उसे फर्स्ट डे कवर कहा जाता था, क्योंकि वो फर्स्ट डे जिस दिन इशू होती थी कोई स्टैम्प, उसी स्टैम्प को फर्स्ट डे कवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो फर्स्ट डे ही कवर कर दी जाती थी उसके ऊपर. दे आर नेवर ओपन. और उनको कभी खोला नहीं जाता था. क्यों नहीं खोला जाता था, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप. क्योंकि आप अपने आप को ही वो एनवलप ईमेल मेल कर रहे हो, राइट, अपने आप को ही भेज रहे हो. जब अपने आप को भेज रहे हो तो आप क्या करोगे, उस एनवलप में एक खाली पेपर डाल दिया आपने, तो आप उसे कभी खोलते नहीं थे, बट आप उसे अपने स्टैम्प कलेक्टिंग में एज ए मतलब स्टोर कर लेते थे अपने प्रूफ के लिए कि हाँ ये मैंने उसी दिन खरीदा था. ठीक है, अब ये तो था फर्स्ट डे कवर. ये यूजुअली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट डे कवर. ठीक है, आगे देखिए अब क्या राइटर इसमें बता रहा है. दैट नाइट अमंग द ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स. उस रात, अब देखो नरेटर बता रहा था ना कि मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन वाले बॉक्स में ऐसे ही देख रहा था, तो कहते हैं उस रात में अपने पुराने जो फर्स्ट डे कवर्स थे उनको देख रहा था. उनके बीच में आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर. मैंने एक वहाँ पर स्टैम्प फर्स्ट डे कवर देखा जो कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए था. मतलब अभी तक उसमें वो फर्स्ट डे कवर नहीं था, बिकॉज वो स्टैम्प कलेक्शन जो उसका था उसे पता है कौन कौन से फर्स्ट डे कवर्स इसमें रखे हुए हैं, कौन कौन से स्टैम्प्स रखी हुई है. तो कहते हैं अचानक से मुझे एक नया सा एक स्टैम्प डे फर्स्ट डे कवर मिला जो कि पहले वहाँ पर नहीं था. बट देयर इट वॉज. लेकिन अब वो उस टाइम वहाँ पर था. इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग. वो वहाँ पर क्यों था, क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को, मतलब नैरेटर के ग्रैंडफादर को, उनके होम एड्रेस जो कि गेल्सबर्ग में था, किसी ने वहाँ पर मेल किया था. दैट इज़ बट द एड्रेस ऑन एनवलप सेड. एनवलप पे जो एड्रेस था वो तो यही बताता था कि मेरे ग्रैंडफादर के होम एड्रेस पर ये मेल किया गया है. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894. द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल. अब वो क्या कह रहे हैं, उस एनवलप पे डेट भी क्या लिखी हुई है, 18 जुलाई 1894 की. पोस्ट मार्क तो यही शो कर रहा है. अब नरेटर कहते हैं लेकिन मुझे याद नहीं कि इस तरह को कोई फर्स्ट डे कवर मेरे यहाँ पर स्टैम्प कलेक्टिंग में रखा हुआ हो. द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट. और उस पर जो स्टैम्प लगी हुई थी वो 6 सेंट की स्टैम्प लगी हुई थी, डल ब्राउन कलर की, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड. जो 1894 में जो प्रेसिडेंट गारफील्ड थे उस प्रेसिडेंट की जो पिक्चर थी वो स्टैम्प पे लगी हुई थी. उस नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट. कहते हैं कि अब नेचुरल सी बात है कि जब वो मेरे ग्रैंडफादर के एड्रेस पर आई तो उसके बाद वो उनके स्टैम्प कलेक्शन में आ गई और ये अभी तक वहीं पर थी जब तक कि मैंने इसे नहीं खोला था. अब मतलब राइटर जो है उस फर्स्ट डे कवर को खोल रहा था. यूजुअली नहीं खोलते थे वो लोग, लेकिन वो क्यों खोल रहा था, क्योंकि वो उसे नया लग रहा था, क्योंकि पहले कभी नहीं था. तो उसने सोचा कि चलो इसे खोल कर देखता हूँ. द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक. नरेटर और भी ज़्यादा सरप्राइज हो गया क्योंकि ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट डे कवर है तो इसमें ब्लैंक पेपर होगा, लेकिन उसमें जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था. इट रेड. उसने पढ़ा. अब देखो इस पर ऊपर तो एड्रेस लिखा हुआ है, अब नाम क्या लिखा हुआ है, चार्ली. अब देखिए उसके ग्रैंड डैड के को मेल किया गया था वो लेटर. तो यूजुअली क्या होना चाहिए था, इसमें उसके ग्रैंडफादर का नाम होना चाहिए था, बट
इस पे किसका नाम था? नरेटर का नाम था चार्ली। मतलब ये जो लेटर लिखा गया चार्ली के लिए लिखा गया है, ठीक है। आई गोट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गोट टू बिलीव यू वर राइट, एंड चार्ली इट्स ट्रू। अब वो कहता है आई गॉट टू विश, मतलब मैं चाहता था कि यू वर राइट, कि तुम ठीक हो, मतलब जो तुम कह रहे थे। पहले चार्ली ने क्या बात बोली थी अपने फ्रेंड को कि 3rd लेवल स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल पे 3rd लेवल है। तो जो उसका फ्रेंड है वो कहता है कि मैं चाहता था कि तुम सही कह रहे हो, मतलब जो तुम कह रहे हो वो ठीक हो। देन आई गॉट टू बिलीव यू वर राइट, और कहते फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम सही कह रहे थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, कहते चार्ली ये सच है। आई फाउंड द 3rd लेवल। अब देखो मतलब ऑल ऑफ सडन चार्ली सरप्राइज कि ये क्या हो गया, कि वो क्या, ये लेटर में कौन है जो कह रहा है कि मुझे 3rd लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 वीक्स से हूँ, 2 हफ्तों से हूँ। एंड राइट नाउ, अभी भी हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट डेलीज, और अभी वो कहाँ पर है, मतलब जो उनकी स्ट्रीट गली है उसमें नीचे एक डेलीज, डेली एक जगह का नाम है, वहाँ पर समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, कोई वहाँ पर पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और वो अपने घर के बाहर, जैसे हमारे घरों के बाहर देखते हैं बैठने की, उन्होंने थोड़ी जगह बना रखी होती है, तो कहते हैं वहाँ फ्रंट घर के बाहर की तरफ बैठ के सिंगिंग सीइंग नैली होम, सीइंग नैली होम कोई सॉन्ग होगा उस टाइम पे, तो वो लोग गाना गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे वहाँ पर इन्वाइट किया गया है नींबू पानी के लिए। यूजुअली हम लोगों के यहाँ पे हम चाय वगैरह के लिए बुलाते हैं, तो यूएस की बात है और 1894 की बात है, तो उस टाइम पे लेमनेड वगैरह के लिए बुलाते होंगे। तो कहते हैं मुझे वहाँ पर नींबू पानी के लिए बुलाया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा, अब वो लुइजा और चार्ली को कह रहे कि तुम लोग वापस आ जाओ, मतलब अभी का जो टाइम है 1950 का, कहते उससे वापस आ जाओ, मतलब कहाँ आ जाओ 1894 में। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द 3rd लेवल, कहते ढूंढते रहो जब तक तुम्हें 3rd लेवल ना मिल जाए। इट इज़ वर्थ, बिलीव मी, कहते ये बहुत अच्छी जगह है, विश्वास करो, तुम जो ढूंढोगे, इतनी मेहनत करोगे, तुम्हें लगा कि तुमने वसूल कर लिया इसे। द नोट इज साइन सैम, और उस नोट पे क्या नाम लिखा हुआ था? सैम। अब सैम कौन है पता चला आपको? सैम वेंड जो गायब था, अभी बताया राइटर ने कि सैम वेंड उसका एक फ्रेंड था, वो गायब था, डिसअपियर था, मतलब वो सैम जो है यहाँ पर पहुँच गया है 1894 में, और वहाँ की ये बातें बता रहा है। अब एक्चुअल में ये सैम है कौन, ये भी पता चलेगा। देखो, एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, जिस स्टैम्प वो कॉइन स्टोर पे जाता है, नरेटर कहता है मैं वहाँ गया। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कहते मुझे पता लगा कि सैम ने $800 की पुरानी करेंसी खरीदी है वहाँ से। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, इतने पैसे बहुत थे उस टाइम 1894 में, जैसे घास फूस का, ग्रेन का, अनाज का काम धंधा करने के लिए। He always said that what he really wished he could do, वो अक्सर बताया करता था, मतलब उसका जो फ्रेंड सैम है नरेटर को बताया करता था कि उसका मन है ये काम करने का, वो कर सकता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक, मतलब वो बातें बताया करता था कि मैं उस टाइम पे ये किया करता, काश मैं भी ऐसे ये एक बिज़नेस करता। और वो कह रहे कि लेकिन मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ टू हिज ओल्ड बिजनेस, जो उसका पुराना बिजनेस है, मतलब ये अनाज वगैरह का। अब देखिए कह रहे कि मैं वो करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, मतलब अब नरेटर यहाँ पे बता रहे हैं कि लेकिन अब वो जो उसका फ्रेंड है वो अपने पुराने बिजनेस को तो ऑप्ट नहीं कर सकता वहाँ पर। पुराना बिजनेस क्या था उसका? नोट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, कम से कम 1894 में गेल्सबर्ग में इलिनॉइस जगह पे तो वो अपना पुराने वाला बिजनेस नहीं कर सकता था। उसे अपना नया बिजनेस जो उसने अनाज वगैरह का सोचा था वही करना उसके लिए ठीक था। क्यों वो अपना पुराना बिजनेस नहीं कर सकता था? हिज ओल्ड बिजनेस। अब वो नरेटर हमसे पूछ रहा है कि उसका पुराना बिजनेस क्या था। वाई? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम जो था वो मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। पता चला ये जो नरेटर ने जो अपनी बातें शेयर करी थी अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से, तो उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो ही सैम है। और वो भी ऑब्वियसली वो भी अपनी लाइफ से परेशान होगा, मतलब जो आजकल की मॉडर्न लाइफ है उससे। तो वो कह रहा है कि उसको मिल गया है वो 3rd लेवल, और वो जो है वहाँ पर 3rd लेवल में पहुंचकर अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा है, और वो अपने फ्रेंड चार्ली और लुइजा को भी वहाँ पर बुला रहा है। So student, that was your chapter first one. I hope you all must have understood. Thank you.